आज हम लोग वाक्य भेद के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। इस विषय पर पहले भी बताया जा चुका है। रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज भी हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। जहां तक पिछली कक्षा में जानकारी हासिल हमने की थी, उससे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। बताया गया था कि वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद क्या होगा? पहले भेद का नाम है सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरे भेद का नाम है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। है। और तीसरे भेद का नाम होगा मिश्रित वाक्य। इसे इस तरह भी दर्शाया जा सकता है यहाँ पर दे दो 1 2 3। ये हो जाएगा सरल वाक्य। यहाँ हो जाएगा मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और यहाँ हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, इस तरह से होगा। अब हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला है सरल वाक्य।
बच्चों, पिछली कक्षा में तुमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े। तुम्हें बताया गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें याद भी होगा। ठीक है, जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ये सब है, सब मिला करके 8 भेद होते हैं। तो ये जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। वे सभी भेद सरल वाक्य वे सभी भेद सरल वाक्य हो सकते हैं। समझे? अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, ये सारे के सारे भेद सरल वाक्य हो सकते हैं। मैंने बताया था कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, मतलब एक कर्ता होता है और एक क्रिया शब्द होता है, क्रियापद बंध होता है। ठीक है, इस प्रकार से सरल वाक्य छोटे छोटे वाक्य होते हैं, सरल वाक्य छोटे छोटे वाक्य होते हैं। अब देखो, सरल वाक्य पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय
अब इसमें देखो, एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया भी है। जाना क्रिया है, मुख्य क्रिया जाना, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक विधेय होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, क्रियापद होते हैं। जैसे जब ट्रेन आएगी, जब ट्रेन आएगी तब कुली सामान उठा लेगा। सामान उठा लेगा। देखो, जब ट्रेन आएगी, यहाँ पर उद्देश्य क्या है? ट्रेन है, आने का काम ट्रेन करेगी, ठीक है। जब ट्रेन आएगी, वाक्य एक ही है, लेकिन इसमें देखो एक कर्ता यहाँ पर है और मतलब कि एक उद्देश्य ये है और ये विधि में आना। जब ट्रेन आएगी तब कुली सामान उठा लेगा, सामान उठाने का काम कुली करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्ता यहाँ है, एक उद्देश्य यहाँ पर है और एक विधेय यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें ये वाक्य तो एक ही है, लेकिन एक से अधिक उद्देश्य है और एक से अधिक विधेय है, इसलिए यह क्या है? यह सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। सरल वाक्य की क्या पहचान है? एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जैसे ये ऊपर में देखो, है ना, हवा बह रही है, यह सरल वाक्य है। बहने का काम हवा कर रही है, अकेले हवा है इस वाक्य में, और वो बहने का काम कर रही है, इसलिए बहना जो है वो विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। हवा बह रही है, हवा है उद्देश्य और बह रही है विधेय हो जाएगा। बह रही है वहां तक क्रिया पदबंध काला है। क्रिया के साथ और भी जो मूल क्रिया के साथ और भी जो सहायक क्रिया सब होते हैं, सब मिला करके क्रिया पदबंध काला है, समझे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरल वाक्य की क्या पहचान है? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, आमतौर पर यही होता है। अर्थ के आधार पर जितने भी वाक्य के भेद होते हैं, वो सारे के सारे भेद सरल वाक्य के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है। ये है। अब हम चलेंगे। मुझे लगता है कि सरल वाक्य पहचानने में तुम्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सब लोग घर चले गए, तो सब लोग घर चले गए, यहाँ पर लोग जो है ना, सब लोग, यह एक कर्ता है, उद्देश्य जाने वाला कौन है? यहाँ पर सब लोग, है ना। और घर चले गए, तो जाने का काम कर रहे हैं, तो चले गए यहाँ तक जो है वो विधेय हो जाएगा। घर चले गए वहां तक विधेय हो जाएगा, ठीक है। सब लोग घर चले गए, सब लोग घर चले गए, सब लोग, यह कहेगा उद्देश्य छाटो, तो उद्देश्य यहाँ से हो जाएगा सब लोग, ठीक है।
और विधेय के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक विधेय। विधेय में मूल रूप से क्रिया शब्द और कर्म वगैरह सब आता है। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। और ये हो जाएगा विधेय। अब है हम लोग चलेंगे संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य मैंने बताया था कि जब दो सरल वाक्य, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त ही मतलब कि ज्वाइंट, जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, मिलाने वाला तो कुछ शब्द चाहिए ना, तो जो शब्द मिलाता है दो वाक्यों को, है ना, तो उस वाक्य को कहा उस शब्द को कहा जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है, जैसे एक वाक्य है कि बिल जमा करो नहीं तो फोन कट जाएगा। बिल जमा करो नहीं तो यहाँ पर बिल जमा करो और फोन कट जाएगा, दो सरल वाक्य है और इनको जोड़ने वाला क्या है, नहीं तो। ठीक है, इसलिए नहीं तो क्या हो जाएगा, यह समुच्चय बोधक का काम करेगा, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। और जब दो सरल वाक्य को जोड़ दिया जाता है, जोड़ देने के बाद एक वाक्य बन जाता है, वह संयुक्त कहलाता है। लेकिन वो सरल वाक्य ही संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, लेकिन जब संयुक्त वाक्य बन जाता है तो सरल वाक्य को वहां पर उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, वहां पर वो सरल वाक्य नहीं रहता बल्कि उपवाक्य कहलाता है। जैसे जैसे कल बारिश आ गई थी, आ गई थी, इसलिए इसलिए मैं न आ सका। देखो, कल बारिश आ गई थी, एक वाक्य ये है, कल बारिश आ गई थी, यह सरल वाक्य हो गया। कौन आ गई थी, बारिश, ये उद्देश्य है, और आ गई थी विधेय हो जाएगा, एक उद्देश्य एक विधेय, ये सरल वाक्य है। और दूसरा क्या है, मैं न आ सका, दूसरा सरल वाक्य ये है ना। और इन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पर कौन है, इसलिए है, इन दोनों को जोड़ने वाला
अब यहाँ पर इन दोनों को हम सरल वाक्य नहीं कहेंगे, बल्कि इन दोनों को उपवाक्य कहा जाएगा। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? उपवाक्य। ठीक है। उपवाक्य भी जो है वह वाक्य का एक छोटा सा रूप है, समझे। लेकिन वाक्य की जो परिभाषा है वो परिभाषा उपवाक्य की नहीं होगी, नाम ही है उपवाक्य। इसमें अर्थ तो जरूर प्रदान करता है, लेकिन किसी न किसी चीज की कमी रहती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक संयुक्त वाक्य बना है, समझे। और जोड़ने वाला यहाँ पर इसलिए है, यह क्या है? एक समुच्चय बोधक है। ठीक है। और इन दोनों सरल वाक्यों को यहाँ पर उपवाक्य कहा जाएगा। ये दोनों उपवाक्य हैं और ये संयोजक हैं, है ना, या समुच्चय बोधक हैं। और इसने इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण किया है। तो इसलिए ये कुल मिलाकर के संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, समझे। लेकिन इस तरह के उपवाक्य तुमको मिश्र वाक्य में भी मिलेंगे। मिश्र वाक्य में भी उपवाक्य होते हैं, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में भी उपवाक्य होते हैं, लेकिन दोनों उपवाक्यों में अंतर होता है। संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य हैं उनको जब हम अलग अलग कर देंगे तो सरल वाक्य बन जाएंगे। ठीक है। जैसे इन दोनों को जब हम अलग कर देंगे, अलग कैसे करेंगे? इसको हटा कर, जब इसको हटा देंगे हम, तो इसे हटा देने के बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों अब सरल वाक्य बन जाएंगे, है ना। ये दोनों सरल वाक्य बन गए। और जब सरल वाक्य बन जाएंगे तो पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होंगे। मतलब कि संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वे दोनों उपवाक्य पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। दोनों को किसी दूसरे की सहायता नहीं पड़ती। जैसे इसका अर्थ जानने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे इसका अर्थ जानने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, सरल वाक्य बन जाते हैं और पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं संयुक्त वाक्य में। इसलिए पूर्ण अर्थ प्रदान करने के कारण ही इन्हें स्वतंत्र वाक्य कहा जाता है या स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब कि जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे तो उसे ही स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाता है। यह संयुक्त वाक्य का लक्षण है। ठीक है। अर्थात संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्यों को संयोजक की सहायता से जोड़ा गया हो और जो उपवाक्य जुड़ते हैं वे सारे के सारे उपवाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होते हैं, है ना। लेकिन जब हम मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां भी उपवाक्य होते हैं, लेकिन वहां उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते। एक उपवाक्य वहां पर ऐसा होता है कि जब हम दूसरे उपवाक्य में उसको जोड़ देते हैं तब उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। तो वहां पर जो है आश्रित और प्रधान होता है। मतलब कि माने मिश्रित वाक्य में क्या है, वहां भी उपवाक्य होते हैं, लेकिन वहां जो उपवाक्य होते हैं उन उपवाक्यों में से एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधान और आश्रित का बखेड़ा नहीं है। यहाँ पर संयुक्त
संयुक्त वाक्य में जो भी उपवाक्य जोड़े जाते हैं वे पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें और भी कुछ बातें हैं संयुक्त वाक्य में। और क्या इसमें है, तो संयुक्त वाक्य के भेद भी होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य के भेद होते हैं, समुच्चय बोधक के आधार पर। संयुक्त वाक्य के भेद, ठीक है, संयुक्त वाक्य के जो भेद होते हैं ये समुच्चय बोधक के आधार पर होते हैं। मतलब कि समुच्चय बोधक तो बहुत शब्द है, समुच्चय बोधक दो चार शब्द नहीं है, बहुत तरह के शब्द हैं व्याकरण में। जब तुम समुच्चय बोधक चैप्टर पढ़ोगे, पाठ पढ़ोगे, तो वहां पर तुम्हें जानकारी होगी कि कितने प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में वो अलग एक पाठ ही है, एक चैप्टर ही है समुच्चय बोधक, है ना। माने प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होता है ना। तो संज्ञा चैप्टर अलग है, सर्वनाम चैप्टर अलग है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का जो अध्याय है, जो पाठ है वो अलग है। चैप्टर देखोगे व्याकरण किताब में सब अलग अलग पाठ हैं। संज्ञा का पाठ निकालोगे तो उसमें संज्ञा की परिभाषा मिलेगी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा का क्या लिंग होता है, क्या वचन होता है, ठीक है, क्या कारक होता है, इन सब की जानकारी तुमको संज्ञा पाठ में मिलेगी। उसी तरह से सर्वनाम पाठ अलग है, विशेषण अलग है ना। क्रिया का जो पाठ है, जो चैप्टर है वो अलग है। क्रिया का चैप्टर निकालोगे तो क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार के क्रिया शब्द होते हैं, है ना, क्रिया की क्या भूमिका है, इस तरह की सारी बातों की जानकारी तुमको क्रिया पाठ में मिलेगी। इसी तरह से क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक पाठ जब व्याकरण में तुम पढ़ोगे तो हर तरह की जानकारी मिलेगी। छात्रों को पढ़ना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी हासिल करनी चाहिए, है ना। यहाँ तो कक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाता है, लेकिन विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, घर पर पठन पाठन का काम जारी रखना चाहिए। तो अब देखोगे कि चूंकि समुच्चय बोधक कई तरह के होते हैं, तो समुच्चय बोधक के कई प्रकार होने के कारण इसके भेद भी हो जाते हैं। वैसे विद्वानों ने समुच्चय संयुक्त वाक्य को जो है वो 4 भेदों में बांटा है। और 4 भेद के कारण क्या है, 4 प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, जैसे पहला भेद क्या है, संयोजक। संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा है विभाजक।
विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा विरोधवाचक। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। ठीक है। और चौथा हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाण परिणाम परिणाम। ठीक है। अब देखो संयुक्त वाक्य के 4 भेद हो गए, लेकिन इन भेदों के बारे में अब जानना है। जैसे पहला भेद है संयोजक, है ना। संयोजक मतलब कि कुछ ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो केवल दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। जैसे और तथा, जैसे आप चलिए और मैं भी आ रहा हूं। ठीक है। आप चलिए और मैं भी आ रहा हूं। तो आप चलिए एक उपवाक्य, मैं भी आ रहा हूं दूसरा, इन दोनों को जोड़ने वाला और है ना। तो और जो है यह संयोजक समुच्चय बोधक कहलाता है। और तथा एवं ऐसे जो समुच्चय बोधक हैं ये संयोजक कहलाते हैं, दो उपवाक्यों को साधारणतया ये जोड़ देते हैं। ठीक है। इसीलिए इन समुच्चय बोधक शब्दों के आधार पर यहाँ पर संयोजक संयुक्त वाक्य लिखा गया है। ठीक है। अब है दूसरा है विभाजक। तो विभाजक में क्या है, कुछ ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो विभाजन का संकेत करते हैं। जैसे खिचड़ी दाल खाओगे या दाल चावल खाओगे, या जो है इसमें विभाजक है, दोनों में भेद कर रहा है। मतलब खिचड़ी खाओगे या दाल चावल खाओगे, है ना। पहुंच जाओ वरना मुलाकात नहीं होगी, मतलब ये विभाजक हैं, दोनों में विभाजन। अर्थ देखो, पहुंच जाओ और नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा, मुलाकात नहीं होगी। एक में है सकारात्मक, दूसरे में है नकारात्मक, मुलाकात नहीं होगी। और ऐसा वरना शब्द के कारण हुआ, पहुंच जाओ वरना मुलाकात नहीं होगी। तो यह वरना जो है यह विभाजक समुच्चय बोधक कहलाता है। इसी आधार पर यहाँ पर एक विभाजक संयुक्त वाक्य लिखा गया है। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा है विरोध मूलक। इसमें विरोध का भाव रहता है। जैसे मैं आऊंगा तो सही पर खाना नहीं खाऊंगा, विरोध हो गया। मैं आऊंगा लेकिन आने के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसके बीच दोनों को जोड़ने वाला कौन है, पर।
मतलब मैं आऊंगा तो सही पर खाना नहीं खाऊंगा, मैंने समझाया था लेकिन वह मानी नहीं, लेकिन यहां पर है, ठीक है। इसी को कहता है विरोध मूलक। वह मैंने समझाया लेकिन हमारे समझाने को उसने नकार दिया, माने हमारा समझना बेकार हो गया, वो समझी नहीं, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए लेकिन को क्या कहा जाता है, विरोध मूलक। लेकिन है, पर है, किंतु है, परंतु है, ये सब विरोध मूलक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर जो है एक विभाजक संयुक्त वाक्य या विरोधवाचक संयुक्त वाक्य की कल्पना की गई है। चौथा भेद है परिणामवाची, है ना। तो परिणामवाची में क्या है, जैसे कल बारिश आ गई थी इसलिए मैनो आ सका, परिणाम हो गया, बारिश आने का परिणाम क्या हुआ, मैनो आ सका। तो इसलिए जो है, इसलिए, अतः, अतएव, ऐसे ऐसे जो समुच्चय बोधक हैं इनको परिणामवाचक कहा जाता है ना। इस आधार पर जो है एक अलग भेद परिणामवाचक संयुक्त वाक्य की कल्पना की गई है। बच्चों आज यहीं तक, फिर अगली कक्षा में हम इस विषय में आगे की जानकारी हासिल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।